फाइनेंशियल मार्केट क्लास एडमिन का मैथमेटिकल ले क्लास को चिकम हम तवे फाइनेंशियल मार्केट किसका क्वेश्चन या मैथमेटिकल में हो, जिसमें भी क्वेश्चन हो पूछते जाओ। आज क्वेश्चन है, मैंने वीडियो बना दी है, थोड़ी देर बाद मैं दोबारा जलाल को दे दूंगा, वो सबके साथ शेयर कर लेंगे। ये मैथमेटिकल है, इसमें हमने 15.2 पढ़ा है। ये 15.2 यहाँ से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, अल्टरनेटिव यूज ऑफ द मॉडल। कोई क्वेश्चन हो किसी का मैथमेटिकल में, फाइनेंशियल मार्केट में, वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, ये 15.2 हमने किया हुआ है। इंशाल्लाह आज या कल 15.3 भी मैं कर लूँगा, जलाल को दे दूंगा। जलाल, हमारा तरीकाकार ये होगा वीडियो के लेक्चर की बेस पे कि जब हम कनेक्ट होंगे तो तुम्हारे पेज के सामने तुम्हारे क्वेश्चन लिखे होंगे, सर से ये पूछना है, सर से ये पूछना है। अभी सिर्फ मैं टू द पॉइंट क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके सर। शाबाश, किसी का भी क्वेश्चन हो। ये लेक्चर मैंने ले लिया, ये कन्वर्ट हो रहा है, 44% हो गया है, तो कन्वर्ट होते ही मैं जलाल को दे दूंगा। कौन कौन है? हाँ, सीब, वहाब, 1902, शाबाश, अपने क्वेश्चन बोलते जाओ। काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। आस्क योर क्वेश्चन। हम जब भी कनेक्ट होंगे, लेक्चर लेंगे ऑनलाइन, तो उसमें मैं सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा। बाकी मैंने वीडियो में मटेरियल दिया हुआ है, लेक्चर पूरा रिकॉर्ड करके दिया हुआ है, उससे रिलेटेड आप एक पेज पे अपने सामने रखो ना कि क्या क्या मसला तुम्हें आ रहा था। मे भी मेजॉरिटी ने देखा ही ना हो। शाबाश, जलाल पूछते जाओ, किसका क्वेश्चन है? वहाब तो चला, हाँ, अब्दुल वहाब, शाबाश, क्वेश्चन पूछते जाओ। अच्छा, चाहे मैथमेटिकल का है, चाहे फाइनेंशियल मार्केट का है। जलाल, जी सर। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं मीनवाइल मैथमेटिकल की क्लास स्टार्ट कर लेता हूँ, कर लूँ? यस सर। सर क्लास स्टार्ट करिए। मुंगा क्वेश्चंस आंसर नोट कर नहीं तुम मसाला रात लगा वो हम नोट कर नहीं दोस्त नहीं मां नहीं, ओके ना देखो। बस कोशिश किया करे, नोट किया करे। 4 ओके क्वेश्चन सर। मैंने नेक्स्ट। किया था, 5-6 मैंने आपको छोड़ दिया था। अभी हम आगे जा रहे हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट एंड वेरिएबल टर्म। हमने इसमें क्या पढ़ा था? वी ऑलरेडी लर्न अबाउट हाउ व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, and what are the solution of general solution, different solution of this first order linear differential equation for homogeneous case and as well as for non-homogeneous case. And we also apply this first order linear differential equation with constant coefficient and constant term to the market price mechanism, and where we derived a general form of first order linear differential equation for market mechanism. इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मार्केट मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने वहां सीखा फिर हमने यहाँ अप्लाई किया, थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, वही का ये अप्लाई किया। ये हमारा वो क्वेश्चन में पूछा गया था आपको 15.10 डैश को रिपीट करना। ये हमारा जर्नल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस मैकेनिज्म। और इस जर्नल फॉर्म का सॉल्यूशन क्या है? इसका ये सॉल्यूशन है, ये 15.11 इसका ये जर्नल सॉल्यूशन है। फिर important thing is whether this price is convergent or not.
कन्वर्जन मीन स्टेबल, मूव टुवर्ड इक्विलिब्रियम और नॉट, तो उसकी भी हमने कंडीशन निकाल ली थी। एक कंडीशन ये है कि के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरी दोनों सूरतों में के ग्रेटर देन 0 एंड टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, बशर्त ये कि के सामने माइनस नेगेटिव हो। अगर याद रखो, अगर के सामने माइनस नेगेटिव नहीं हो तो के लेस देन 0 होना चाहिए। अगर के देखो के का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, तो इस वजह से इस माइनस को माइनस रहने के लिए मैं क्या कर देता हूं, मैं कहता हूं अभी के की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0, वो पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि ये माइनस चेंज ना हो जाए। इस माइनस की वजह से ये कन्वर्ज होता है टूवर्ड ये 0 जाता है। जब ये 0 चला जाता है तो इसका जो सेकंड पार्ट है प्लस p स्टार, दैट इज कॉल्ड इंटरटेम्पोरल सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। b बाय a से ही आता है। व्हाट इज b बाय a? b बाय a अल्फा जमा गामा डिवाइड बीटा प्लस सिग्मा। यस, ये टाइम पाथ कन्वर्जेंट है, स्टेबल है, और ये चाहे ऊपर से 0 की तरफ आता है या नीचे से 0 की तरफ जाता है, पर ये जाता है 0 की तरफ, पहला इसका पोर्शन, और दूसरा पोर्शन टी स्टार है तो ये इक्विलिब्रियम। अच्छा, फिर दूसरा इसका अल्टरनेटिव यूज ये था कि अगर के में कुछ भी आ जाए, लेट्स सपोज के को हमने पॉजिटिव रखा, के बेसिकली हमारे पास है क्या, व्हाट इज के इज बेसिकली जे इनटू बीटा प्लस सिग्मा। जब k की when we put the value of k which is j beta plus sigma and solve this inequality, so we gain sigma greater than minus beta, and this inequality suggests that both of these are positive. Sigma is supply curve slope which is a positive slope, while beta by itself is a negative, and one negative is its coefficient, so beta will be positive, both are positive. ये याद रखो, जब भी डिमांड एंड सप्लाई स्कोप दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन उसकी होगी जो एक्सेस डिमांड का हमारा जो लॉजिक बैठा हुआ, एक्सेस डिमांड अगर पॉजिटिव होगा प्राइस ऊपर जाएगी, नेगेटिव होगा तो नीचे आएगी। तो जब दोनों स्लोप पॉजिटिव है तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन इज दैट the slope of the supply curve will be greater than the slope of the demand. स्टीपर का मतलब है greater, ज्यादा स्लोप, ज्यादा सीधा खड़ा होना, और फ्लैट का मतलब है कम स्लोप, जमीन की तरफ आना। तो अमूमन जब भी दोनों पॉजिटिव होंगे तो उस केस में the slope of the supply curve must be steeper or greater than the slope of the demand curve. और दूसरा केस जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन 15.1 में, 15.2 के 1 क्वेश्चन में, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो तब भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन क्या है, उस केस में स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व विल बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व होना चाहिए। ये ऑलरेडी हमने क्यों आगे जाते हैं। अच्छा, इन टुडे लेक्चर आवर फर्स्ट टॉपिक इज नो वी आर मूविंग टुवर्ड द वेरिएबल कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल टर्म्स इन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट्स सपोज दैट द जनरल फॉर्म इज dy डिवाइडेड बाय d ऑफ t प्लस, वहां क्या था, ay प्लस b था, यहां हम क्या कर रहे हैं, ut y is equal to wt। ut मीन y का जो कोफिशिएंट है वो कोई वेरिएबल और फंक्शन ऑफ t है। लेट्स सपोज वो वेरिएबल u है और फंक्शन ऑफ t में जा रहा है। इसी तरह जो कांस्टेंट टर्म है वो बताते खुद एक वेरिएबल है, और वो किसका फंक्शन है, वो t का फंक्शन है। तो अभी हम फर्दर जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को विद वेरिएबल कोफिशिएंट और वेरिएबल टर्म की तरफ लेके जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन किस तरह पॉसिबल होगा, सबसे पहले होमोजेनियस केस। as we know that homogeneous case mean the right hand side will be 0, so dy divided by d of t plus uty is equal to 0। उसी तरह रीअरेंज करना है, मैं क्या करता हूं, पहले ut को उस साइड पे लेके चला जाता हूं, ये हो जाता है माइनस uty, और फिर इससे y को इस साइड पे लेके आ जाता हूं, ये हो गया 1 ओवर y dy divided by d of t is equal to minus ut। अभी मैं पहले एक साइड का इंटीग्रेशन लेता हूं, फिर दूसरे साइड का इंटीग्रेशन लेता हूं। अगर मैं पहले साइड का इंटीग्रेशन लूं, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन लूं, तो इंटीग्रेशन 1 ओवर y dy divided by d of t dt। हम क्या करते हैं, हर दफा इंटीग्रेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। t क्यों लेते हैं, क्योंकि डायनामिक स्टडी है। अच्छा, मैं t dt के साथ ले रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड आप देखें, नीचे वाला t ऊपर वाला t dt कट गए हैं, क्या रह गया, dy divided by y रह गया। तो याद रखो dy divided by y का इंटीग्रेशन क्या, ln y। ये इंडेफिनिट है, इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा। अच्छा, फिर
log जो है वो पॉजिटिव के लिए होता है, तो y को हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, y मस्ट बी ग्रेटर देन 0, y पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरह इसका राइट हैंड साइड क्या है इक्वेशन 15.13 का, पहले हम लेते हैं 15.13 का लेफ्ट हैंड साइड, उसका इंटीग्रेशन। अभी राइट हैंड साइड में माइनस ut क्या है, ut एक y का कोफिशिएंट था, लेकिन ये कोफिशिएंट फंक्शन है, वेरिएबल है, और ये फंक्शन है t का। तो हम क्या करते हैं, हम राइट साइड का इंटीग्रेशन लेते हैं, माइनस ut का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt, माइनस बाहर निकल आया। अभी एक वेरिएबल है इसका, ये फंक्शन है t का, जब तक इसका प्रॉपर फंक्शन नहीं दिया गया है तो मैं इस इंटीग्रेशन को नहीं ले सकता, मैं प्रॉपर फंक्शन के साथ लेके जाऊंगा। In the latter, the integration process cannot be carried further because ut has not been given a specific form. Proper function नहीं है इसका. Thus, we have to settle for just a general integral expression when the two sides are equated. The result is अच्छा, हमने सिर्फ उसका जनरल एक्सप्रेशन ले लिया। जनरल एक्सप्रेशन क्या है, माइनस को बाहर निकाला, इस ut का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt लिया जाएगा, लेकिन जब ये प्रॉपर फॉर्म में होगा तो इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन मैं इधर ही छोड़ देता हूँ। अभी मैं इन दोनों साइडों को बराबर, जो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन लिया था वो क्या था, ln y जमा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सारे एक साइड पे कर देते हैं। आप बेशक मत लिखो ln y इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है सारे, क्या है, माइनस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वहां से इधर आया, फिर माइनस राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ut dt। अभी हम क्या करते हैं, हम बोथ साइड log ले लेते हैं, then the desired y path can be obtained by taking the anti-log of log। हम both side anti-log लेते हैं, taking anti-log on both side। जब क्योंकि मैंने इस log को खत्म करना है, मैंने y का सोल्यूशन निकालना है, जब y के साथ log है, जब इसका मैं anti-log लेता हूं तो log और anti-log कट जाते हैं, y अकेला रह जाता है। दूसरी साइड पे क्या होता है, दूसरी साइड पे होता है e ln, अच्छा ये तो हो गया, अच्छा ये दूसरी साइड ही आ गई, दूसरी साइड। अभी देखो अगर हम खुद इसे सॉल्व करते हैं, ये सबसे आखिरी जो इक्वेशन है, बिल्कुल आखिरी जो आपको नजर आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है आपको जलाल, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। अच्छा जलाल, जब इसका मैं इंटीग्रेशन एंटी लॉग लेता हूं तो y अकेला आ गया, y इज इक्वल टू, फर्दर क्या होगा जी पूछे, अच्छा फर्दर होगा e रेज टू पावर माइनस c माइनस इंटीग्रेशन ut dt, e रेज टू पावर माइनस c, ये जी e रेज टू पावर, अगर कर्सर नजर आ रहा है, पता नहीं कर्सर मेरे ख्याल में नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन ये जो लाइन है, अभी जो लास्ट लाइन है इसकी सेकंड इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस c एंड देन e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रेशन u dt, e रेज टू पावर माइनस c, e भी कांस्टेंट है 2.17, एंटी लॉग की कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और माइनस c बताते खुद कांस्टेंट है। ओ जी हाँ बोलो, आपका बिल्कुल आवाज खराब है, अच्छा नेटवर्क, बोले किसी की आवाज आ रही है, यासीन बोले दे, यासीन बोलो। शाबाश, किसी का क्वेश्चन हो, आवाज थोड़ी तेज सी आ गई है और उसका माइक भी थोड़ा खराब है, मैं जा रहा हूँ वापस। ज़ेब आलम ये बताओ, ज़ेब आलम अपना स्पीकर ऑन कर लो, किसी का क्वेश्चन हो जी सर, किसी का पुराने क्लास में क्वेश्चन हो, जो वीडियो वाली क्लास पुराने सर पाई वांदे होता तो देर तेज तले वे हम वेले दोबारा मजा करे तो चलो दोबारा कर लेंगे तुम्हारे लिए। देवालम दोबारा मैथमेटिकल का के फाइनेंशियल मार्केट का ज़ेबालम अगर वीडियो च में तर सेंटुरी आ गया दैयो, अगर ऑनलाइन लेक्चर नहीं आता वीडियो याद आई हमारा आया दम करना। हाँ देवालम कौन सा है, मैथमेटिकल का है कि फाइनेंशियल मार्केट का? सर मैथमेटिकल का। अच्छा देवालम हमने लास्ट टाइम 15.11 पे पढ़ा था, उसमें सर दाव क्लियर दे सर मत कीजिए। हाँ बस मैंने उसमें ये यहाँ से शुरू किया, ये दूसरा ना ये तो क्लियर है, यहाँ से मैंने शुरू किया था, ये यहाँ से स्टार्ट कर लूं, यानी ये भी क्लियर है, अगर क्लियर हो तो टाइम नहीं बजा को साथ दोबारा भी आऊगा ना सर दाव तो दोबारा को ना क्लियर 15.2 में कोई क्वेश्चन हो, ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी हमने की है, क्वेश्चन नंबर 3 को निकाल के, 5 मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ है।
वैसे ये बहुत मजे का सेमेस्टर था सीखने का, आप जैसे लड़कों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था। फाइनेंशियल मार्केट में इतना कुछ है, मैं तुम्हें जो वीडियो दूंगा तुम्हें तुम्हारे सर से गुजरेगी, इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। लेकिन ये कि अभी फेस टू फेस हम है ही नहीं। पूछे जेवालम इसमें कुछ पूछे, शाबाश। सर तासो से कम लेक्चर रिकॉर्ड करो नो खौफ तासो पक इंग्लिश देर यूज करो खैर दे उर्दू पक यूज की यार और सही से दम आगम उर्दू यूज की जरूर नहीं इंग्लिश की भी नो बस माँ भी ये मसला आपको फील होगा, क्योंकि मैं भी पहली दफा ट्राई कर रहा हूँ कि यार थोड़ा इस लाइन पे आ जाए, और आप लोग फेमिलियर नहीं हो तो आप बिल्कुल नहीं अटेंड कर सकते इंग्लिश का लेक्चर। चलो मैं कोशिश यस सर करूँगा उर्दू में, ठीक है? यस सर उर्दू में, लेकिन कुछ पूछे। खैर है, अगर वो लेक्चर आज का भी इंग्लिश में हो गया, इसके बाद उर्दू में होगा, लेकिन खैर है, कल ना कल इंग्लिश तो फिर समझी दमा इंग्लिश तालिमान हो ना सर सही डाला का यूज कई वर्ड दें खुला का उर्दू के वसल ना एक्सप्लेनेशन का होए ठीक ठीक। अच्छा जे वाला पूछे, आगे नहीं जाते हैं। सर बस देखिए वो सस्ता ना खास। अच्छा सिर्फ ये वेरिएबल वाला थोड़ा करते हैं, 15.3 एक्सरसाइज तक मैं पहुंचता हूँ, फिर फाइनेंशियल मार्केट का जो लेक्चर किया था उसे भी रिपीट करते हैं, ठीक है? यस सर अच्छा होमोजीनियस केस। अच्छा तो देखो हमने होमोजीनियस केस स्टार्ट किया। हम कौन सा केस स्टार्ट कर रहे हैं? वेरिएबल कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल टर्म। जब इसका मैं होमोजीनियस केस लूंगा, रिमेंबर दैट नो the coefficient of y is variable and this variable is a function of t। अच्छा अभी जो वेरिएबल्स है वो प्रॉपर एक अभी जो कांस्टेंट थे इस केस में वो कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, वो t के कोई फंक्शन है। तो इसका जनरल फॉर्म होमोजेनियस केस में dy डिवाइड बाय d ऑफ t प्लस ut y इज इक्वल टू 0 रीअरेंज कर दिया है, माइनस ut वहां चला गया, माइनस ut y वहां चला गया, y की मुझे यहाँ जरूरत महसूस हो रही है, फिर बोथ साइड डिवाइड विद y कर दिया, y यहाँ आ गया, तो क्या रह गया 1 ओवर बाय dy डिवाइड बाय d ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ut। अभी मैंने दोनों साइडों का इंटीग्रेशन लेना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड का लेता हूँ। जब लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू dt, तो dt के साथ कट जाता है, ये क्या रह जाता है ln y जमा c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। फर्दर जी राइट हैंड साइड का अगर मैं लेता हूँ, तो राइट हैंड साइड का जो dt के साथ ut लगा हुआ है, ये ut एक फंक्शन है, जब तक इसका जर्नल और स्पेसिफिक फॉर्म पता नहीं होगी, इसकी स्पेसिफिक फॉर्म जर्नल स्पेसिफिक फॉर्म अगर पता नहीं होगी तो इसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इससे बगैर हल किए मैं छोड़ देता हूँ इंटीग्रेशन ut dt। जब इस पे मैं इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करता हूँ तो इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी नहीं लगाता। अभी दोनों 15.13 में इन दोनों इंटीग्रेशन को डाल देता हूँ। 15.13 का लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा ln y जमा c, वो जमा c इस साइड पे आ जाएगा, माइनस c हो जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ut dt। अब इस लॉग को खत्म करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ y सिग्नल में, सिंगल y में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने इस लॉग को खत्म करना है, तो मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ। जब एंटी लॉग ले लेता हूँ y खत्म हो जाता है, जब y खत्म हो जाता है दूसरी साइड पे तो लॉग मौजूद नहीं है, ये एंटी लॉग चलेगा, तो ये किस तरह चलेगा e रेज टू पावर ये सारा माइनस c माइनस इंटीग्रेशन ut dt। फिर इसमें दो पोर्शन है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट को मैं अलग करके e माइनस c, जिसको फर्दर मैं लिखता हूँ a, और जो वेरिएबल वाला पोर्शन है उसको हूबहू उसी तरह लेके जाता हूँ e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रेशन ut dt। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट विद वेरिएबल कोएफिशिएंट होमोजेनियस केस, ये जनरल सॉल्यूशन है, और ये बिल्कुल सेम टू सेम उसके साथ मुमासलत रखता है इसमें। अच्छा अभी न्यूमेरिकल करते हैं। For the general solution of the equation dy divided by d of t plus 3t square y is equal to 0। अभी देखो जब मैं y का कोएफिशिएंट देखता हूँ तो ये पहला वाला नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, जब कांस्टेंट नहीं है तो मैं दूसरे केस में आ जाता हूँ, और ये होमोजेनियस है तो होमोजेनियस का फार्मूला लगा लेता हूँ। होमोजेनियस का फार्मूला क्या है y is equal to a e raised to power minus integration ut dt, माइनस इंटीग्रेशन ut dt। अभी ये जो मेरे पास dy डिवाइड बाय d ऑफ t प्लस 3t स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 है, इसका जनरल फॉर्म क्या है? इसका जनरल फॉर्म है dy डिवाइड बाय d ऑफ t प्लस u इनटू t y इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली u इनटू t क्या है 3t स्क्वायर, और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसका इंटीग्रेशन लेते हैं, ut का हमने इंटीग्रेशन लेना है, हमने क्या लेना है ut का इंटीग्रेशन लेना है। हमने क्वेश्चन ये जनरल फॉर्म में हमने क्या छोड़ा हुआ है,
हमने ये छोड़ा हुआ है, ए कांस्टेंट है, ई माइनस इस यूटी का इंटीग्रेशन, वो चाहे आप वहां लेते हो या डायरेक्ट ले लेते हो, हम पहले डायरेक्ट यूटी का इंटीग्रेशन लेते हैं। बेसिकली जब मैं कंपेयर करता हूं तो यूटी मेरे पास है 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, इसका जब इंटीग्रेशन लेता हूं तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 3t क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो गया t क्यूब जमा c। इसी जो वैल्यू इसकी आ गई इसको मैं डाल देता हूँ माइनस इंटीग्रेशन ut की जगह, माइनस को छोड़ के पूरा इंटीग्रेशन मैंने ले लिया, तो मेरा जवाब क्या आ जाएगा, a e माइनस क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन t क्यूब माइनस c। फिर कांस्टेंट मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, जितने भी कांस्टेंट जमा हो जाते हैं उनको कोई दूसरा नाम देता हूँ v, जवाब मेरे पास आ गया कांस्टेंट e माइनस टी क्यूब, कांस्टेंट e माइनस टी क्यूब। अभी हम फर्दर जाते हैं नॉन होमोजेनियस केस। नॉन होमोजेनियस केस का ये कहता है कि यार इसका फार्मूला डिराइव करना हम आगे करेंगे, ये फार्मूला डिराइव करना बड़ा मुश्किल है। फॉर द नॉन होमोजेनियस केस वेयर wt कांस्टेंट की जगह भी वेरिएबल आ गया, द सॉल्यूशन इज नॉट as easy to obtain. We shall try to find that solution by the concept of exact differential equation. फर्दर हम जाएंगे exact differential equation पढ़ेंगे तो उसमें इसका फार्मूले की डिराइवेशन होगी। To be discussed in section 15.4. It does to harm no harm. However, ये कोई मसला नहीं देता हमें। However, to state the result here first, हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख देते हैं कि नॉन होमोजेनियस केस का जर्नल फॉर्म क्या है। जर्नल फॉर्म पूरा का पूरा ये इक्वेशन, पूरी की पूरी ये इक्वेशन, ये जर्नल फॉर्म है। ये इक्वेशन 15.12 dy डिवाइड डी ऑफ टी प्लस यू टी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू टी। इसका सोल्यूशन क्या है नॉन होमोजेनियस केस में, इसका सोल्यूशन ये फार्मूला है, ये फार्मूला 15.15 वाई टी इज इक्वल टू ई माइनस इंटीग्रेशन यू डी टी इंटू ए प्लस इंटीग्रेशन डब्ल्यू ई इंटीग्रेशन यू डी टी ब्रैकेट क्लोज। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, इसकी डिराइवेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सॉल्व करेंगे। अभी हम इसके मुताबिक न्यूमेरिकल करते हैं। फार्मूला ज़हन में, जलाल मुझे जरा होमोजेनियस केस का फार्मूला बता दो, जर्नल फॉर्म और उससे जो डिराइव फार्मूला है वो बता दो जलाल। अरे कश्ते कल तेरे हाँ से वाला आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। अच्छा ज़ शक शब्दें जोड़ी ला रही। अच्छा ज़ेब आलम बताओ होमोजेनियस केस का फार्मूला जर्नल फॉर्म क्या है उसका? डी बाई डी सर, हाँ? डी वाई बाई डी टी प्लस 2 यू टी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू सर इज इक्वल टू 0। शाबाश सर। इसका डिराइव्ड फार्मूला क्या है जर्नल फॉर्म का? डिराइव्ड फार्मूला जो y इज इक्वल टू ए ई माइनस इंटीग्रेशन यू टी डी टी टी डिवाइड टी टी। अच्छा, और अभी नॉन होमोजेनियस केस का जर्नल फॉर्म क्या है? उसके साथ डब्ल्यू टी लग जाएगा 0 की जगह, जर्नल फॉर्म। और उसका फार्मूला क्या है? ये 15.15। ये फार्मूला ध्यान में बिठाना है। अभी देखो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy डिवाइडेड बाय डी ऑफ टी प्लस 2ty इज इक्वल टू t। तो यहाँ u मेरे पास क्या है? अगर मैं u t की जगह डायरेक्ट u भी लिख दूं, u इज अ फंक्शन ऑफ t है ना। यस सर। जितना सिंपलीफाई u मेरे पास है 2t और w मेरे पास है t। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू है ना u और w की, ये मैं उस इक्वेशन में डाल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उस इक्वेशन में डाल देता हूँ, या इसका इंटीग्रेशन लेके उस इक्वेशन में डाल देता हूँ। लेट्स सपोज इन्होंने जिस तरह किया, u का इंटीग्रेशन ले लिया, u क्या है 2t, इसका इंटीग्रेशन क्या कर t स्क्वायर जमा k, t स्क्वायर जमा k। अभी मैं फार्मूला इस्तेमाल करने लगा हूँ, yt बराबर है e माइनस इंटीग्रेशन ut मैंने लिया हुआ है वो क्या है t स्क्वायर जमा k। तो मैं नीचे लिख देता हूँ yt इज इक्वल टू e, अच्छा yt इज इक्वल टू e माइनस इंटू ब्रैकेट t स्क्वायर जमा k। फर्दर ब्रैकेट में जाता हूँ, a की जगह a जमा की जगह जमा इंटीग्रेशन w क्या है wt है, e की जगह इंटीग्रेशन ut क्या है, इंटीग्रेशन ut t स्क्वायर जमा k है dt। इसमें ये पुटिंग की समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, फर्दर अभी जो उसका कांस्टेंट का पोर्शन है उसको अलहदा करते जाते हैं, e माइनस टी स्क्वायर, ये स्टेप 2। देखो यहाँ मेरे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला मेरे पास है yt इज इक्वल टू e माइनस
इंटीग्रेशन u dt a प्लस इंटीग्रेशन w e इंटीग्रेशन u t dt। इंटीग्रेशन u t का इंटीग्रेशन हम हर दफा ले लेंगे ताकि हमें दोबारा यहाँ लेने की जरूरत ना पड़े। वहां इंटीग्रेशन क्या हमने लिया, टी स्क्वायर जमा के आया है, टी स्क्वायर जमा के। तो मैं यहाँ डाल देता ई माइनस टी स्क्वायर जमा के इनटू ए जमा इंटीग्रेशन w की वैल्यू क्या है, टी डाल दी, ई के ऊपर क्या है इंटीग्रेशन u t है, इंटीग्रेशन u t की वैल्यू टी स्क्वायर जमा के dt। अभी फर्दर जाते हैं, ई माइनस टी स्क्वायर अलहदा, कांस्टेंट अलहदा, वेरिएबल अलहदा, ए जमा ई के। अच्छा अभी देखो इस इंटीग्रेशन के अंदर अगर मैं ई की पावर टी स्क्वायर जमा के है, क्या है, टी स्क्वायर जमा के है, तो इसमें से हम क्या कर लेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट में। जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, ई टी स्क्वायर ई के, ई टी स्क्वायर ई के। जो ई के है वो हम बाहर निकाल लेंगे, यानी अगर आप जितने भी यहाँ कांस्टेंट आ रहे हैं ना, इनको बेशक मत लिया करो, एंड में जाके कहीं ए बी सी ले लिया करो, जितने वेरिएबल है वो लिया करें। तो ये ई के बाहर निकल आ गया, हमारे पास क्या बेसिकली क्या रह जाता है, टी ई टी स्क्वायर डी टी। फिर क्या आ गया, ई के का कांस्टेंट हमने ए ले लिया है, ये अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ई माइनस टी स्क्वायर ई माइनस के मल्टीप्लाई हो गया ए के साथ, जमा अभी ई माइनस टी स्क्वायर ई माइनस के मल्टीप्लाई होगा दूसरे पार्ट के साथ। तो जब दूसरे पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वहां क्या आया जी, वहां इसका आया। अच्छा सबसे पहले हमने किस तरह सॉल्व किया इसको, टी ई टी स्क्वायर ई माइनस के ई के, ये तो चले गए हैं, ई माइनस टी स्क्वायर रह गया, इसका इंटीग्रेशन हमने लेना है, इसका हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, टी ई टी स्क्वायर। अच्छा हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था, हमने ऊपर के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था, हाँ चैप्टर 14 में। अच्छा जेब आलम, इंटीग्रेशन टी ई टी स्क्वायर, इसका हमने बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन लेना है, बाय पार्ट्स हमने चैप्टर नंबर 14 में किया हुआ है, वो इस पे लगाना है, वो तरीकेकार इस पे लगाना है। वो तरीकेकार क्या है, लेट सपोज अगर मैं टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, टी स्क्वायर को मैं ले लेता हूँ, फर्दर सपोज कर लेता हूँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू लेट सपोज u y t, कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, टी अच्छा v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dv क्या होगा 2t, याद आता है ना वो, यस सर। तो वो तरीकाकार इस्तेमाल करना है। अभी प्रॉपर यहाँ मेरे पास, या मैं पेज पे हल करके तुम्हें ये समझा दूंगा एक दफा, लेकिन इस पे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जहां भी ये जनरल फार्मूला होगा ना, जहां नॉन होमोजेनियस केस, वहां सारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तकरीबन आएंगे। अभी ये एक्सरसाइज है, सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इनिशियल कंडीशन इज गिवन, डिफाइनेटाइज द आर्बिट्री कांस्टेंट। अच्छा इसमें देखो जो होमोजेनियस केस है, होमोजेनियस केस एक ही है, क्वेश्चन नंबर 2, होमोजेनियस केस एक ही है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका मुझे सलूशन बताओ। हेलो जी सर। इसका कोई सलूशन बताओ ना। उसमें क्या है, y t इज इक्वल टू a e माइनस इंटीग्रेशन u t, तो u मेरे पास 2t है, 2t का क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 जमा c, ये t स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका जवाब होगा y t इज इक्वल टू a e माइनस t स्क्वायर। यस सर। ये बड़ा आसान सा है, ये जो बाकी हैं इनमें से एक दो मैं तुम्हें करके दूंगा पेज पे, तो उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी आगे जाएंगे। लेकिन हम 15.3 की एक्सरसाइज में पहुंच गए, जहां हमने होमोजेनियस केस कर लिए, नॉन होमोजेनियस हम करेंगे। अभी मैं जरा जाता हूं फाइनेंशियल मार्केट की तरफ। फाइनेंशियल मार्केट,
अच्छा जी, अच्छा ये एक्सरसाइज है इसकी, जो वीडियो वाला लेक्चर था वो हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से। अच्छा, इस टॉपिक में हम अच्छी तरह समझ गए कि मार्केट के इंटरेस्ट रेट और रिटर्न, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और मार्केट इंटरेस्ट रेट के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, इनका रिलेशनशिप भी अपोजिट है जी। फिर इसी हमने यहाँ डिफाइन किया है, फिर यहाँ फार्मूला डिराइव किया है। फार्मूला इसका क्या बन गया है, R इज इक्वल टू ये C डिवाइड बाई PT प्लस PT प्लस 1 माइनस PT डिवाइड बाई PT। फिर ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था। फिर इस फार्मूले को हमने फर्दर डिवाइड किया है। रिटर्न बेसिकली IC प्लस G है। IC करंट यील्ड है और G कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा। यहाँ से वीडियो वाला लेक्चर स्टार्ट हुआ है। तो एज वी नो दैट जो रेट ऑफ कैपिटल गेन है, इसका फार्मूला है PT प्लस 1 माइनस PT डिवाइड बाई PT। यानी इसका फार्मूला डिपेंड करता है प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, बॉन्ड पे डिपेंड करता है। प्राइस ऑफ अ बॉन्ड क्या होगा ये वाला, अभी इसमें देखो, इसमें एक PT है और एक PT प्लस 1 है? यस हेलो, सर है। अच्छा अच्छा, काशिफ है? यस सर। अच्छा अच्छा, PT और PT तो जब तुमने बॉन्ड खरीदा है उस टाइम PT हो गया, ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है। मैंने 1000 वाला बॉन्ड 2000 का लिया, हो सकता है मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, गिर गया जी। मैंने 1000 वाला बॉन्ड 500 का लिया, हो सकता है मार्केट का इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया। जितने का तुमने लिया वो तो PT हो गया। अभी तुम साल बाद बेचोगे, 2 साल बाद बेचोगे, वो PT प्लस 1 या PT प्लस 5 होगा 5 साल बाद बेच। तो तुम्हारा 5 साल बाद बेचना किस पे डिपेंड करता है, मार्केट के इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। अगर उस टाइम मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो तो आपकी बॉन्ड प्राइस तो बहुत कम हो जाएगी, तो तुम्हारा कैपिटल गेन कैपिटल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाँ, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न एंड मार्केट इंटरेस्ट रेट। अगर आपने बॉन्ड, फिर हमने पॉसिबिलिटी निकाली है। पहला पॉइंट क्या है, ये पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने बॉन्ड बेचना ही नहीं है तो आपको जी का कोई असर नहीं पड़ेगा, जी जीरो आ जाएगा। आपकी करंट यील्ड उतनी ही रहेगी। मिसाल के मुताबिक आपको 10% कूपन बॉन्ड मिल रहा है तो आपका रिटर्न क्या होगा, 10% होगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, जो बुक ने नहीं दिया, कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट नहीं बदला है, जो आपने लिया था और आज जो 5 साल बाद बेच रहे हो, मार्केट का इंटरेस्ट वही खड़ा है। जब वही खड़ा है तो जी जीरो होगा, कैपिटल गेन लॉस आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको कैपिटल गेन तब मिलेगा अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आपको कैपिटल लॉस तब मिलेगा अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अच्छा, फिर दूसरी बात ये बुक कहता है, वो ये कहता है कि a rise in interest rate is associated with a fall in bond price। हमें भी ये पता है कि बॉन्ड की प्राइस और इंटरेस्ट रेट का आपस में उलट रिलेशनशिप है, लेकिन फिर टाइम के साथ ये रिलेशनशिप और एक्सटेंड होता है। ये याद रखो, अगर जेब आलम और मैंने बॉन्ड खरीद लिया है, सपोज कर रहे हैं, अच्छा मैंने लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदा, जेब आलम ने शॉर्ट टर्म बॉन्ड खरीदा जी। साल बाद मार्केट का इंटरेस्ट रेट गिर गया तो मुझे ज़ैब आलम के मुकाबले में मुझे ज्यादा फायदा होगा, ज़ैब आलम को कम होगा। लेकिन अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट चढ़ गया तो ज़ैब आलम को कम नुकसान होगा, मुझे ज्यादा नुकसान होगा। ये जो कैपिटल गेन कब होगा, अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट गिर जाए। कैपिटल लॉस कब होगा, अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। लेकिन फिर ये टाइम के साथ भी होता है, जितना लंबे अरसे का बॉन्ड होगा तो वो कैपिटल गेन उतना ज्यादा होगा। जितना लंबे अरसे का बॉन्ड होगा और मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उसका कैपिटल लॉस उतना ही ज्यादा होगा। ये समझ आ गई इस बात की ज़ैब आलम? यस सर, यस अच्छा, सर। फिर इसी को बुनियाद बना के आगे आता है। अगर देखो, एक होता है होल्डिंग पीरियड और दूसरा होता है मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड उस बॉन्ड का होता है। मिसाल के तौर पे ये मैंने बॉन्ड खरीद लिया है 10 साल का, तो ये बॉन्ड की मैच्योरिटी 10 साल है। 10 साल बाद ये बॉन्ड जिसने बेचा है मार्केट में, किसी कारपोरेशन ने बेचा है, गवर्नमेंट 10 साल बाद ये बॉन्ड गवर्नमेंट खरीदेगी। तो इससे पहले नहीं खरीदेगी। इससे पहले आप सेकेंडरी मार्केट में बेचते जाओ, मैं इसको बेचता हूँ तुम अच्छा, ये याद रखो, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी पीरियड।
मैच्योरिटी पीरियड बॉन्ड की होती है, जबकि होल्डिंग पीरियड आपकी इन्वेस्टमेंट की होती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास 1000 रुपए है, मैंने बॉन्ड तो खरीद लिया है 10 साल वाला, 1000 रुपयों का खरीद लिया, लेकिन मैं 2 साल बाद मुझे पैसे चाहिए, 2 साल बाद मैंने ये बॉन्ड बेचना है, तो मैं जो अपना फंड इन्वेस्टमेंट की तरफ रख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड होल्डिंग पीरियड मेरा। ज़ेब आलम, दिस इज कॉल्ड होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड। अभी जो मैं पैसा होल्ड कर रहा हूँ, एक साइड पे रख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के तौर पे, अगर मेरा होल्डिंग पीरियड कम है, किससे? मैच्योरिटी पीरियड ऑफ बॉन्ड। जो बॉन्ड मैंने खरीदा है उसकी मैच्योरिटी ज्यादा है, लेकिन मेरी होल्डिंग पीरियड कम है, मैंने 5 साल वाला बॉन्ड खरीदा है और मैंने 2 साल बाद ये बॉन्ड बेचना है, 2 साल बाद मुझे पैसे चाहिए, किसी कर्जदार को देने हैं, क्या करना है, कारोबार ने हर चीज पहले से प्री प्लानिंग की होती। तो ये याद रखो, जब भी होल्डिंग पीरियड लेस देन होगा मैच्योरिटी पीरियड, तो आपको किस किस्म का रिस्क फेस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब आप बेचोगे तो उस टाइम मार्केट का इंटरेस्ट रेट क्या है, इसकी समझ आ गई? यस सर। देवालम, इसकी डिस्कशन करो। जब भी एक इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट का होल्डिंग पीरियड कम होगा, उसने परचेज किया हुआ है बॉन्ड वगैरह उसकी मैच्योरिटी से कम होगा, तो वो क्या फेस करेगा? वो इंटरेस्ट रेट फेस करेगा, इंटरेस्ट रेट फेस करेगा, और उस वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो तो उसको जो है वो फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया नुकसान होगा, और इंटरेस्ट रेट कम हो गया फायदा, कम हो कैपिटल गेन लॉस। ठीक है, हाँ, वो बेचेगा। जब बेचेगा तो फिर मार्केट का इंटरेस्ट रेट। अच्छा, दूसरी बात आती है ना सर जी, अगर सर जी होल्ड करी अगर करा और इंटरेस्ट रेट ज्यादा छो तो बया फायदा ना ना इंटरेस्ट रेट ज्यादा छो पूरा रेट ऑफ रिटर्न द सब कॉम्बिनेशन दे, रेट ऑफ रिटर्न कॉम्बिनेशन दे IC जमा G। IC माने इस सब फर्क न पड़ती। IC क्या है? करंट यील्ड है ना, करंट यील्ड है कूपन पेमेंट डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। करंट यील्ड क्या है? करंट यील्ड डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट ना, करंट यील्ड है R डिवाइड बाय PT, ये करंट यील्ड है। करंट यील्ड क्या है? IC क्या है? पीरियोडिक पेमेंट डिवाइड बाय करंट प्राइस, बॉन्ड प्राइस। ये देखो करंट यील्ड है, करंट यील्ड, ये करंट यील्ड है। देखो ये जो इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 4 परपेचुअल बॉन्ड की प्राइस है, इक्वेशन 5 जो है IC इंटरेस्ट रेट, ये जो IC है ये करंट यील्ड है। C डिवाइड बाय PC, कूपन पेमेंट डिवाइड बाय बॉन्ड प्राइस, दिस इज कॉल्ड करंट यील्ड। ये हमेशा ये इस पे मार्केट के इंटरेस्ट रेट का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये C डिवाइड बाय P है, ये क्या है? C डिवाइड बाय P है। तो अभी देखो C क्या है? C कूपन पेमेंट है। मिसाल के तौर पे 10% कूपन बॉन्ड है, उसकी आधार वैल्यू है, तो C क्या है? C तुम्हारा 100 रुपए है। C डिवाइड बाय आधार, C हमेशा वही 10% रहेगा, कूपन रेट रहेगा। IC मींस कूपन रेट, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तुम्हारा G पे, असर पड़ेगा तुम्हारा किस पे? G पे, G पे। अभी काशिफ तुम्हारा सवाल के ये तुम्हारा G है, काइंडली जरा देखो। अच्छा, ये G है, देखो रिटर्न तुम्हारा IC पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, IC उतना ही रहेगा जितना तुम्हारा कूपन रेट है, जितना बॉन्ड के साथ सूद लगा हुआ है उतना तो है। लेकिन अगर G कम या ज्यादा होता है तो उसकी वजह से ये रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है, ये रिटर्न पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा, अभी देखो G फिर डिपेंड करता है, आया तुमने ये बॉन्ड कुछ अर्से बाद बेचना है कि नहीं बेचना है। अगर बेचना है तो उस टाइम मार्केट का इंटरेस्ट रेट क्या? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मार्केट बॉन्ड की प्राइस और इंटरेस्ट रेट का तो अपोजिट रिलेशन है, तो PT+1 तुम्हारा कम हो जाएगा। इसकी समझ आ रही है काशिफ? यस सर। अच्छा, मैं आगे जा रहा हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम उस तरह नहीं समझ रहे हो। अच्छा ज़ैब आलम, इंटरेस्ट रेट रिस्क ये याद रखो, whenever the holding period of investment is less than the maturity of a bond, then the holder of that bond will be facing interest rate risk, market interest rate risk। ठीक है, दूसरी सिचुएशन रीइन्वेस्टमेंट रिस्क। अगर ज़ैब आलम होल्डिंग पीरियड ग्रेटर देन मैच्योरिटी पीरियड है तो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क होगा। मिसाल बिल्कुल आसान है, मिसाल के तौर पे मैंने बॉन्ड खरीदा 3 साल वाला और ये पैसे मुझे 5 साल तक नहीं चाहिए,
तो 3 साल बाद इस पैसों को मैंने दोबारा इन्वेस्ट करने हैं। इस बॉन्ड को तो मैं बेचूंगा नहीं।